नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज जो है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज है। जिनको भी हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट तैयारी करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 2499 रुपये में। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपीएससी स्टेट पीसीएस किसी भी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी विषय का, ठीक है। एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी इतिहास हमारे अतीत के नाम से कक्षा 6 की पुस्तक है। तो चैप्टर 7 आप लोग देखेंगे। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चैप्टर 6 जो है आपका क्या कह रहा है, अशोक एक ऐसा अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो यह जो चैप्टर 7 है यह पूरी तरह से सम्राट अशोक पर केंद्रित है। सम्राट अशोक कैसे शासक थे, उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और इनके विचार क्या थे, इनका जो अशोक का धम्म है वह क्या है, अशोक के जो शिलालेख थे वह क्या थे। तो कुल मिलाकर अशोक पर ही केंद्रित यह पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसका मतलब यह चैप्टर जो है अशोक के बहुत सारे जीवन की जो घटनाएं हैं उसके बारे में तो बताता है, लेकिन विशेष रूप से यह कलिंग युद्ध के बारे में बता रहा है यह चैप्टर, ठीक है। क्योंकि इसी युद्ध के बाद इसने युद्ध का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, ठीक है। और अशोक का जो धम्म है इसके बारे में भी इंगित कर रहा है यह चैप्टर। मौर्य साम्राज्य, अशोक जिस साम्राज्य से था, अशोक जिस वंश से था वह था मौर्य वंश। वह मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार। बिंदुसार भी उतना ही पराक्रमी था। बिंदुसार के बाद पुत्र हुआ उसका अशोक, और अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये मौर्य साम्राज्य का था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से इस साम्राज्य में, वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने, देखिए चाणक्य जो थे, चाणक्य या कौटिल्य, इनको चाणक्य बोला जाता है, इनको कौटिल्य भी बोला जाता है, इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी इनको बोला जाता है चाणक्य को, ठीक है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चंद्रगुप्त बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, ठीक है। इसकी सहायता चाणक्य ने की थी और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त क्या बना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर पाया, ठीक है। बाद में जो चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी बनते हैं, प्रधानमंत्री भी बनते हैं। चाणक्य बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी, ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य था इसमें जो नगर थे, नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार आदि रहा करते थे। गांव में जो थे वो किसान थे, पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगलों में, जो मध्य भारत था उसमें ज़्यादातर इलाकों में क्या थे, संग्रहण करने वाले लोग, शिकार करने वाले लोग आजीविका आदि चलाते थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में ही मेगास्थनीज जो था वह राजदूत बनकर आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, जिसकी एक पुस्तक थी इंडिका, और इंडिका से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में बृहत्तर जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य जो था उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी क्या थी, केंद्रीय राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ही उसकी केंद्रीय राजधानी थी, ठीक है। लेकिन दो अन्य राजधानियां भी थीं क्षेत्रीय, एक उज्जैन और एक तक्षशिला, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन था, प्रशासन कैसे चलता था, तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, तो साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र जो था वह पूरी साम्राज्य की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र वह इलाका था जिसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का क्या था, सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ कि गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से क्या होता था, कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा का एकदम स्वतः और सापेक्ष नियंत्रण था, प्रत्यक्ष नियंत्रण था, ठीक है, पाटलिपुत्र पर। अब तक्षशिला व उज्जैन जो केंद्रीय प्रांतीय राजधानियां थी उसमें क्या होता था, ये छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर उन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था
तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था। मतलब कुछ नियंत्रण पाटलिपुत्र से होता था और कुछ प्रांतीय राजधानियों का अपना नियंत्रण था। ठीक है, इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। इन स्थानों पर जो राज्यपाल होते थे या गवर्नर होते थे या सूबेदार आदि होते थे, वह क्या होते थे? राजकुमार ही होते थे। ठीक है, राजकुमारों को ही राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। वहां से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। जो तहसीला उज्जैन आदि प्रांत थे वहां पर भेंट आदि मिला करता था। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिमी से कंबल, मतलब पश्चिमोत्तर क्षेत्र, मतलब यह तक्षशिला जो पश्चिमोत्तर में था, तो वहां से क्या होता? कंबल। दक्षिण भारत से सोना, कीमती पत्थर आदि लाए जाते थे। ठीक है, अब हम सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे। तो सम्राट अशोक क्या थे? तो अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। और यह बड़ी बात है कि यह प्रथम ऐसे शासक थे अशोक, सम्राट अशोक, जिसने अभिलेख बनवाया था, पत्थरों का शिलालेख बनवाया था और शिलालेखों और अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की यह क्या किए थे? प्रयास किए थे। अशोक के जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। महावीर स्वामी का उपदेश भी प्राकृत भाषा में है, ध्यान रखिएगा, और बुद्ध का उपदेश भी प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और अशोक के जो अभिलेख हैं वो भी प्राकृत भाषा में हैं। लेकिन लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अशोक की जो अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था 261 BC में। ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध था और यही वह युद्ध था जिस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख बंदी बनाए गए थे, जिससे क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह दुखी होकर वह हथियार फेंक दिया। तो अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग का मतलब क्या होता है? उड़ीसा, उड़ीसा का ही प्राचीन नाम कलिंग था। तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। ठीक है, लेकिन यह युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वह कभी युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, अशोक का धर्म क्या था? अशोक ने जो शिलालेख बनवाए थे, जो स्तंभलेख बनवाए थे हर जगह, और अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया उसे धम्म कहा करता था। तो अशोक का जो धम्म था, जिसका प्रचार वह करता था, वह क्या था असल में? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक कहता था किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है या किसी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। उसे लगता था कि जैसे माँ पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उसका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ठीक है, मतलब वह ऐसा मानता था कि वह अपनी प्रजा के लिए पिता के समान है। जिस तरह से पिता अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उसका भी कर्तव्य है कि प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा दे। और जो अशोक था वह किसके उपदेश से प्रेरित हुआ था? बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुआ था। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए, अपने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए वह सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में और श्रीलंका में यहाँ पर क्या भेजा? अपना राजदूत भेजा। ठीक है, तो यह आप अच्छे से देख लें। तो यह चैप्टर आपका क्लोज हो गया। अशोक एक ऐसा अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा और NCERT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और जो लोग हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं वह जरूर ले सकते हैं और लगातार उनको मटेरियल मिलेगा। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। TGT के लिए, PGT के लिए, UGC नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यह सब पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।